फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं भाई लास्ट जो अपनी यूनिट है सिक्स्थ वो है हाइड्रोलॉजी। तो उसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 तक अपन कर चुके थे। 286 क्वेश्चन नंबर 286 क्या कहता है? द साइंस विच डील्स विद ऑरिजन प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द वाटर्स ऑफ द अर्थ इज नॉन एज। पानी का सारी चीज ऑरिजन फॉर्मेशन रिफॉर्मेशन सारी चीज किसमें पढ़ते हैं हम? हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उस साइंस को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 287 परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ दैट इज सैलाइन इज। तो अपने अर्थ पर जो पानी है जो सैलाइन है कितना होता है? 97 लगभग कितना परसेंट होता है? 97.5 होता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं तो क्या है? 97%। टोटल का 3% हमारा फ्रेश वाटर होता है, 2.5% के समथिंग, और 97.5% होता है अपना सैलाइन वाटर। तो अपने जी के क्वेश्चन है एक तरह से। 288 हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज डिनोटेड बाय इक्वेशन। तो भाई देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? सबसे पहले अपना प्रेसिपिटेशन होता है, ऊपर पानी ऊपर से नीचे आता है, और नीचे क्या होता है? नीचे आकर के पानी का ये कुछ पानी तो बह जाता है, रन ऑफ। मान लीजिए 100 मीटर क्यूब हमारा पानी था, ऊपर से आया, 100 में से हमारा बह गया 60 मीटर क्यूब, और बह करके रन ऑफ के रूप में कुछ भी हो सकता है, अभी भी बह रहा है वो, और कुछ पानी हमारा रुक चुका है। रुक करके वो पानी क्या हो जाएगा हमारा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो इवेपोरेशन है वो कितना होगा हमारा? 40 मीटर क्यूब। या तो हो सकता है अपना जो टोटल जो पानी ऊपर से आ रहा था, आता हुआ पानी आधा रास्ते में इवेपोरेट हो चुका है। पानी ऊपर से बूंदे नीचे आएंगी तो एयर से क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कारण इवेपोरेशन आधे रास्ते में ही हो जाएगा। तो 100 में से 40 मीटर क्यूब का तो वही हो चुका है इवेपोरेशन, बाकी 60 मीटर क्यूब का रन ऑफ हो गया। तो ये हमारे एक तरह से लॉस, हम कुछ भी एक चीज ज्ञात करते हैं ना, रन ऑफ ज्ञात कर रहे हैं मान लो, तो बाकी सारी चीजों को हम लॉस मानेंगे। हम ये ज्ञात करेंगे तो बाकी सारी चीजों को लॉस मानेंगे। तो क्या है यहाँ पे? प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू इवेपोरेशन प्लस में रन ऑफ, ये होता है। टोटल हमारा प्रेसिपिटेशन की वैल्यू जो नीचे आ रहा है उसकी वैल्यू ये बह रहा है और ऊपर जा रहा है उसके बराबर होगी। तो इसमें कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी? P बराबर E प्लस में R। क्वेश्चन नंबर 289 द हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन स्टेट्स दैट। हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन हमारी क्या कहती है? टोटल इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब क्या है? ऊपर से जो आ रहा है हमारा, इज इक्वल टू टोटल आउटफ्लो। दूसरा है हमारा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तीसरा है हमारा सब सरफेस इनफ्लो बराबर सब सरफेस आउटफ्लो। सब सरफेस इनफ्लो का मतलब क्या होता है? जो हमारा सरफेस ही है ग्राउंड लेवल, उसके नीचे कुछ भी चल रहा है पानी, एक्वाफर के अंदर पानी चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? सब सरफेस फ्लो। तो सब सरफेस जितना आया है उतना निकल गया, आउटफ्लो उसके बराबर होगा। या फिर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बराबर चेंज इन स्टोरेज। हमारा यही होता है। देखो ऊपर से पानी प्रेसिपिटेशन बारिश हुई 100 मीटर क्यूब, ठीक है। आउटफ्लो आप इनफिल्ट्रेशन को आउटफ्लो मान लो कि पानी नीचे जो जा रहा है, 100 में से पानी नीचे आया तो 60 मीटर क्यूब नीचे चला गया। तो यहां पर जो नदी नहर नाले लेक वहां पर कितना स्टोर हुआ है पानी हमारा? 40 मीटर क्यूब पानी स्टोर हुआ है, बाकी 60 नीचे चला गया। हमने बीच वाला लॉस नहीं माने, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऊपर से पानी हमारा 200 आया, 200 में से 100 नीचे चला गया, तो क्या हो रहा है? यहां पर कितना बच रहा है हमारा? यहां पर 100 बच रहा है। ऊपर से पानी हमारा आया था 300 और 160 नीचे चला गया तो कितना बच रहा है? 40। तो चेंज क्या हो रहा है हमारा? स्टोरेज। तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, सॉरी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा चेंज इन स्टोरेज के बराबर होगा। ऑप्शन डी आएगा हमारा। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290 क्वेश्चन नंबर 290 क्वेश्चन नंबर 290 ये क्या कहता है? ये कहता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्यों होता है? पहली बात तो साइक्लोन क्या होते हैं? ये हमारी पृथ्वी है, इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल वाला जो ये जो गोलार्ध है हमारा, गोलार्ध तो होती, गोली तो होती पृथ्वी स्फेरिक, स्फेयर का जो आधा हिस्सा उसको हेमिस्फेयर बोलेंगे, गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो चक्रवात नहीं होते जो घूमते हैं इस तरह से। आपने देखा वो हमारे उड़ीसा के पास में आ गया, यहाँ जहां पे समुद्री इलाके होते हैं वहां पर चक्रवात आता है। चक्रवात जो होता है हमारा दो होते हैं, एक तो होता है साइक्लोन, एक होता है हमारा एंटी साइक्लोन। साइक्लोन हमारे नॉर्थ साइड है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में कैसे होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, और ये होते हैं क्लॉकवाइज।
और ये कैसे होते हैं साइक्लोन हमारे दक्षिणी में कैसे होंगे, दक्षिणी में अपोजिट होंगे। अपोजिट मतलब दक्षिणी में ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप केवल एक चीज याद रख लो, ये बाकी सारे इसके अपोजिट है। कोई सा पूछ सकता है भाई ये तो साइक्लोन था, आपसे एंटी साइक्लोन क्वेश्चन पूछ सकता है। साइक्लोन पर सेंटर पर प्रेशर कैसा होता है, लो, और आउटसाइड प्रेशर कैसा होता है, हाई। इसमें सेंटर पर होता है हाई और आउटसाइड होता है लो। तो मतलब ये साइक्लोन क्यों होते हैं, ये प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, अंदर कम है बाहर ज्यादा है। साइक्लोन हमारा लार्ज एरिया कवर करते हैं और ये करते हैं स्मॉल एरिया कवर। तो ये आपसे केवल क्या पूछ रहा है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। किसके कारण होता है ये, प्रेशर डिफरेंस के कारण। 291 क्या कहता है, ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नदर्न हेमिस्फेयर इज ए जोन ऑफ। नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन कैसा होता है भाई, लो प्रेशर विद क्लॉकवाइज विंड, नदर्न में तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। लो प्रेशर विद एंटी क्लॉकवाइज, ये बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल प्रेशर क्या होता है, लो, और कैसा होता है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 292 क्या कहता है, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्यों होता है कि जो हमारा एयर मास है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारी जो एयर है ऊपर उठ जाती है। तो ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, साइक्लोनिक होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो 292 में हमारा क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये जो हमारे जो कॉन्वेक्टिव जो हमारी जो एयर है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कैसे उठता है, जो हमारे बादल होते हैं ना, वो होते हैं क्यूमुलिफॉर्म, हमारे क्लाउड्स का नाम है क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स होते हैं, उसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है और वही क्या करते हैं, इस वाले प्रेसिपिटेशन को कॉज करते हैं। तो 292 में हमारा आएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं। 293 क्या कहता है, 293 कहता है भाई, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय सीरस क्लाउड्स, स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स, क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स, ऑरोग्राफिक क्लाउड्स। कौन से होंगे भाई, क्यूमुलिफॉर्म क्लाउड्स। 294, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू एयर मासेस बीइंग लिफ्टेड टू हायर एल्टीट्यूड बाय। तो ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है पहले ये समझो भाई। बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन का मतलब है ऊपर से पानी का किसी भी रूप में गिरना, किसी भी रूप में, मतलब रेनफॉल के रूप में, बारिश के रूप में, ओले के रूप में, और या फिर कोई हमारे स्नोफॉल के रूप में, किसी भी रूप में नीचे गिरना प्रेसिपिटेशन कहलाता है हमारा। तो प्रेसिपिटेशन 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो इसके अंदर एक होता है ऑरोग्राफिक। ऑरोग्राफिक क्या होता है भाई, कुछ भी करके जो हमारे एटमॉस्फेयर में जहां हम रह रहे हैं वहां पर जो एयर है, अगर उस एयर में ह्यूमिडिटी मॉइस्चर है और वो एयर कैसे भी करके कहां पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए। ऊपर अगर वो एयर पहुंच जाएगी, जब इस एयर में ह्यूमिडिटी है, ये एयर कैसे भी करके कहां पहुंच जाए, ऊपर, जहां पर टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। तो जब एयर में मॉइस्चर है, दूर दूर है पार्टिकल, जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और क्या बनाएंगे, बूंद बनाएंगे। और वो बूंद का वेट इतना हो जाता है कि वो अपने आप को एटमॉस्फेयर में नहीं रख पाती, तो वो बूंद नीचे गिर जाती है। अब वो गिर रही है तो बीच में टेम्परेचर कितना है, कम है, ज्यादा है। अगर बहुत ही कम टेम्परेचर है तो वो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह, और डेंसिटी के आधार पर अपनी नीचे गिरती है वो, तो बर्फ के रूप में भी गिर सकती है, बारिश के रूप में भी। तो ये कुल मिला के हमें प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, ये जो एयर है मॉइस्चर वाली वो ऊपर पहुंच जाए, बस इतना सा काम है। अब ऊपर कैसे पहुंचती है, एक तो साइक्लोन था, साइक्लोन में क्या प्रेशर डिफरेंस के कारण वो ऊपर पहुंच जाती है। कॉन्वेक्टिव में कैसे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो क्लाउड क्या करते हैं, ठंडी एयर को ऊपर ले जाते हैं। और तीसरा हमारा ऑरोग्राफिक होता है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारी ये एयर थी, यहाँ ये एयर थी हमारी जिसके पास मॉइस्चर है, और सामने क्या है, पहाड़ है, ये यूं हिल्स है। तो एयर इस पहाड़ से टकरा के कहां चले गई, ऊपर चले गई। इस प्रकार के नेचुरल बैरियर मतलब अवरोधक हमारे पहाड़ हुए, उनसे टकरा करके ऊपर पहुंचती है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में कैसी रेनफॉल होती है, इंडिया में ऑरोग्राफिक होती है। जो मानसून आता है ना, किसके कारण आता है, ऑरोग्राफिक। क्यों, ये हमारा इंडिया है, ठीक। तो यहां पर आपको पता है, ये तो है हमारे ईस्टर्न घाट, ये हमारे 5 टुकड़ों में है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। ये हमारे वेस्टर्न घाट है, ये बहुत स्टीप है, स्टीप मतलब बिल्कुल ऐसे है, ऐसे। तो क्या होती है, चारों तरफ का ये अरब सागर है, ये इस तरह से आता है और ये ऊपर इससे टकराती है, एयर टकरा करके ऊपर पहुंचती है, ऐसे टकराती है, ये बिल्कुल ऐसी शेप है इनकी। तो इसे टकराने के कारण क्या था, और इस एयर में देखो चारों तरफ हमारे क्या है, पानी पानी है नीचे की तरफ, तो ये पानी ही पानी है, तो इसके ऊपर जो एयर है उसमें मॉइस्चर तो होगा ही होगा। तो वो क्या है, इस पहाड़ से टकरा कर ऊपर जाते फिर बारिश होती है। तो इंडिया में कौन सी रेनफॉल होती है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल। अब आप देखो 294 क्वेश्चन को, तो आपको ऑरोग्राफिक समझ आ गया होगा क्या होता है ऑरोग्राफिक। 294 क्या कहता है,
Orographic precipitation occurs due to air masses being lifted to higher altitude by the density difference for density difference of air masses, a frontal action, the presence of mountain barriers, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या आएगा इसके अंदर हमारा? द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर्स, ऑप्शन सी आएगा। 295, ए फाइन स्प्रिंकल ऑफ न्यूमरस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ साइज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर और इज नोन एज। जो भाई ऊपर से मैंने बताया पानी आता है नीचे, बहुत फॉर्म में आता है, ऊपर से बारिश की बूंदों के रूप में आता है। बारिश की बूंदों का साइज 6 mm से अधिक होता है। बात क्लियर है? ओले के रूप में आता है, ओले को बोलते हैं हेल। एक आता है बिल्कुल बौछार है, आपने देखा होगा बौछार पड़ रही है ऊपर से फव्वारे की तरह, और मतलब हम भीग भी नहीं पा रहे हैं और मजा भी खूब आ रहा है। वो वाली बौछारें बिल्कुल महीन महीन रहती हैं। तो वो जो बौछारें होती हैं उनका साइज क्या रहता है हमारा? उनका साइज बहुत ही कम रहता है और उनकी इंटेंसिटी 1 mm पर और से भी कम रहती है, और उनका साइज 0.5 mm से भी बहुत छोटा रहता है। उनको बोलते हैं हम ड्रिजल। उनको क्या बोलते हैं अपन? ड्रिजल कहते हैं। ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर हमारा? ऑप्शन बी। तो 296 देखते हैं। When raindrops evaporate before reaching the earth while passing through dry air is called, उसे क्या बोलते हैं हम? भाई नीचे आने से पहले ही ऊपर चले गई, ऊपर से नीचे आ रही थी पानी की बूंदें और फ्रिक्शन के कारण एयर से टकरा करके वो ऊपर पहुंच गई सीधी, मतलब इवेपोरेट हो गई, उनको बोलते हैं अपन विराज। क्या बोलते हैं? विराज कहते हैं उसे। ऑप्शन बी। 297, ए 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मींस, 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस का मतलब क्या होता है? इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है? ये होता है हमारा रेनफॉल इन दैट ईयर अपॉन में एनुअल एवरेज रेनफॉल इनटू में 100। मैं बात कर रहा हूं 2020 की, तो मान लीजिए 2020 में बारिश हुई 90 सेंटीमीटर पूरी साल में। कितनी हुई? 90 सेंटीमीटर इंडिया में। इंडिया का एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना है? 118 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, 120 सेंटीमीटर मान सकते हैं इसको अपन, बिल्कुल। ये तो वैल्यू फिक्स है अपनी, हर कंट्री की फिक्स होगी और हर जगह की फिक्स रहती है। 35 साल का डेटा कलेक्ट करके अपन इसको ज्ञात करते हैं एनुअल एवरेज रेनफॉल को। तो ये तो अपनी फिक्स है 120 सेंटीमीटर। इस साल कितनी हुई? 90, तो इनटू में 100 कर दिया, कितना आ गया? ये आ गया 75%। तो अब आप मुझे बताओ इंडेक्स ऑफ वेटनेस 75% क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि इस साल जो है बारिश नॉर्मली, ये एनुअल एवरेज क्या है? नॉर्मल हर साल इतनी होनी चाहिए, उससे कितनी कम है? 25% कम है। बात क्लियर है कि नहीं? तो कम ही बता रहा है ये। अब बताइए, अगर इसकी वैल्यू क्या है? हमेशा 100 से कम ही रहेगी क्या? हो सकता है इस साल मेरी बारिश में कितनी हो जाए? 120 भी हो सकती है। तो कितना हो गया ये? 100%, मतलब ठीक बारिश हुई है। हो सकता है ये मेरा कितना हो जाए? ये 240 सेंटीमीटर होगी इस साल बारिश। कितना होगा? 200%। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 से कम भी, ज्यादा भी, बराबर भी, कुछ भी हो सकती है। तो अगर कम है तो क्या बता रहा है? कमी को बता रहा है, कितनी कमी हुई है। ज्यादा है तो किसको बता रहा है? कितनी उसकी अधिकता हुई है। मान लो इंडेक्स ऑफ वेटनेस मेरा 120%, इसका मतलब क्या है? इस साल 20% अधिक बारिश हुई है नॉर्मल तुलना में। तो बताओ मेरे को इसमें क्या आएगा? 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस का मतलब क्या है? रेन एक्सेस ऑफ 40%, 40% अधिक हुई है क्या रेनफॉल? गलत बात। रेन डेफिशिएंसी ऑफ 40%, 40% कम हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा इसमें हमारा? बी आएगा। इसमें सी तो नहीं आएगा, रेन डेफिशिएंसी ऑफ 60%, ये नहीं आएगा। तो 297 में क्या आएगा हमारा? बी आएगा। 298, इफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज 100% देन द ईयर विल बी। अगर 100% तो क्या कहलाएगा? वो साल क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा बैड कहलाएगा, गुड, वेरी गुड, नॉर्मल। तो मैक्सिमम लोग इसको लगाएंगे गुड, बिल्कुल गलत है वो। अरे नॉर्मल था एक, भाई 100% का मतलब क्या है? 120/120 गुणा 100। तो 120 तो हर साल हो रही थी नॉर्मली, एनुअल एवरेज रेनफॉल यही तो है। इस साल भी इतनी होगी तो कौन सी बड़ी बात है? तो क्या है? नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। इससे ज्यादा होती है तो हम कहेंगे गुड, और ज्यादा होती है तो वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा इसमें हमारा? डी आएगा। 299 क्या कहता है? एरिडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज, एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है हमारा? पीईटी माइनस 80/1800। भाई एरिडिटी इंडेक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है? पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी इंटू 100। यहां पर पीईटी क्या होता है? ये होता है हमारा पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन।
और एईटी क्या होता है हमारा, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब ये चीज क्या है, पोटेंशियल। देखो इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट यूनिट में, कंजम्पटिव यूज को इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। पौधे को अपने ट्रांसपिरेशन, आसपास के सॉइल के इवेपोरेशन के लिए जितना पानी चाहिए वो इवेपोट्रांसपिरेशन कहलाता है। मान लो उसको चाहिए था 120 सेंटीमीटर पानी, बात क्लियर है कि नहीं, और वहां अवेलेबल कितना है, अवेलेबल भाई वहां पर 80 है, तो 80 तो ले पाएगा वो, 80, उससे ज्यादा कैसे ले लेगा, चाहिए तो 120, लेकिन भैया आपको 4 रोटी की भूख लग रही है, अवेलेबल है आपके उसमें घर में रोटी 2 है, कितनी, 2 ही तो खा पाओगे भैया, जबकि आपको चाहिए कितनी थी, 4, तो जितनी आप, और आपके पास अवेलेबल है 6 रोटियां अवेलेबल है घर पे, लेकिन चाहिए कितनी, 4 ही चाहिए थी आपको, तो पोटेंशियल तो होता है 4 रोटी, और एक्चुअल खाई कितनी, जितनी थी अपने पास 2 खाली, तो वही सीन यहां पर है, जितना अपने पास अवेलेबल, जितना उसको चाहिए, और जितना वो होता है पोटेंशियल इवेपो, और जितना वो लेगा, जितना अवेलेबल उतना ही तो लेगा, वो होगा एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। कैसे याद रखोगे, पीईटी एक तरफ आ रहा है, देखो पीईटी पीईटी ऐसे याद रखना है, अदरवाइज वहां पर बैठ करके कंफ्यूज ही होंगे। और ये जो हमारा एरिडिटी इंडेक्स होता है ना, ये क्या बताता है, ये बताता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट को, कि खेती में कितना सूखा हुआ है, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब मेरे को पौधे को पानी नहीं मिल पा रहा। भाई इसको चाहिए था 120, मतलब 4 रोटियां चाहिए थी केवल आधी रोटी, जितना कम वैल्यू होगी उतनी तो दिक्कत वाली बात है हमारे इसके लिए। तो ये क्या होता है, किसको बताता है, सूखे को बताता है। अगर इसकी वैल्यू ठीक है तो इसका मतलब क्या है, पानी उसको प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है, तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट को ये बताता है। तो 299 में क्या आएगा हमारा, पीईटी माइनस 80 अपॉन पीईटी इन 200, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 300, तो इस पर अगर कोई न्यूमेरिकल पूछे तो भी आप बता सकते हो सॉल्व करके, अगर वैल्यू देता है। 300 क्या कहता है, एरिडिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स, एरिडिटी इंडेक्स क्या बताता है, रेनफॉल एक्सेस, रेनफॉल डेफिशिएंसी, एग्रीकल्चरल ड्रॉट या एयर कंटेंट, क्या बताता है भाई, एग्रीकल्चरल ड्रॉट को। 301, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इज इन द रेंज ऑफ, इसका रेशो कितना होगा दोनों का, 0 से लेकर के 1 होगा। एक्चुअल, भाई देखो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल कितनी रोटियां चाहिए थी आपको, 4 चाहिए थी, एक्चुअल थी कितनी, 2 ही थी, तो 2 ही खाई आपने। हो सकता है 1 भी नहीं हो रोटी, आवश्यकता 4 की थी, 1 भी रोटी नहीं थी, तो इनका रेशो क्या हो गया, 0 हो गया। हो सकता है रोटियां 6 थी लेकिन आपको तो 4 ही चाहिए थी, तो रेशो कितना हो गया, 1। तो इसकी और हो सकता है 2 ही थी, तो रेशो हो गया 0.5, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, तो रेंज क्या हो गई, 0 से लेकर के 1 तक हो गई। क्वेश्चन नंबर 302 देखते हैं। स्नोफॉल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, स्नोफॉल को अपन कैसे मेजर करते हैं, स्नोफॉल को डेप्थ के रूप में मेजर करते हैं। देखो 2 प्रकार की डेप्थ होती है, समझ लेना। एक तो मान लो स्नो गिर रही है, आपने देखा बर्फबारी हो गई और ये इस तरह से यहां तक जम गई स्नो, यहां तक जम गई, आदमी गड़े हुए दिखते हैं हमारे सैनिक फौजी जो रहते हैं, आपने देखा होगा। वहां पर क्या करते हैं, ऐसी एक अपने पास स्टिक रहती है, उस पर जैसे स्टाफ गेज होता है वैसी नंबरिंग होती है, उस पर लिखी हुई लाठी की तरह, यूं गाड़ा और देख लिया भाई, देखा हमने 8 फीट तक 8 फीट बर्फबारी हुई है, तो ये तो होता हमारा स्टेक, उसको बोलते हैं स्टेक, बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्नो स्टेक। तो आपने स्नो की डेप्थ को मेजर किया है। दूसरा क्या होता है, आप इस तरह से एक फनल होता है, उसको ओपन एरिया में लगा देते हैं, बहुत बड़ा होता है फनल डायमीटर में, और बीच में ये मेल्टिंग डिवाइस रहती है, और यहां पर अपन, तो स्नो यहां पर आएगी, यहां पिघलेगी, पिघल करके यहां पहुंचेगी और वो पानी बन गई है। हम क्या देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं कि पानी की डेप्थ कितनी है। तो चाहे पानी की डेप्थ के रूप में बताते हैं कि इतनी पानी की डेप्थ के बराबर स्नोफॉल हुआ है, ठीक है ना, और या फिर डायरेक्टली इसकी डेप्थ, तो डेप्थ के रूप में ही अपन इसको मेजर करते हैं। तो 302 में क्या आएगा हमारा, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 303, द प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, प्रेसिपिटेशन को किस में मेजर करते हैं, प्रेसिपिटेशन मतलब जो अपनी बारिश होती है, रेनफॉल, उसको भी किसके टर्म में मेजर करते हैं, डेप्थ के रूप में। आपने पढ़ा होगा अखबार में, आज इतने mm बारिश हुई, इतने इंच बारिश हुई, अपने इस बांध में 5 इंच पानी बढ़ा स्तर, तो किस में चलती बात हमारी, डेप्थ में चलती। तो इसमें आंसर क्या आएगा, डेप्थ ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 304 क्या कहता है, विच रेनफॉल अकर्स इन इंडिया, इंडिया में कौन सी रेनफॉल होती है भाई, मैंने बता दिया आपको, इंडिया में होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 305, द एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एज, कितनी होती पूरी इंडिया में,
118 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। अप्रोक्सीमेट कितना है? एग्जैक्ट तो 118 सेंटीमीटर, लगभग 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 118 है तो यही लगाएंगे, दोनों है तब भी यही लगाएंगे। ऑप्शन में ये नहीं है 115, 120, 125 ऐसे, तो आंसर 120 लगाएंगे। ऑप्शन क्या आएगा हमारा इसमें? 118 बिल्कुल सेपरेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 306, हाउ मेनी ईयर्स डेटा इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एवरेज एनुअल रेनफॉल? कितने साल का डेटा चाहिए होता है? 35 साल का, 35 ईयर्स का डेटा चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 307, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज? भाई अपने रेन गेज होते हैं, एक तो होता है रिकॉर्डिंग, एक नॉन रिकॉर्डिंग। नॉन रिकॉर्डिंग के अंदर क्या है? केवल डेप्थ बता देगा। हम सुबह 8 बजे मेजर करते हैं भाई रेन गेज को, कितनी बजे देखते हैं हम? 8 बजे देखते हैं सुबह। 8 AM पे अपन रेनफॉल को मेजर करते हैं। तो आपने आज देखा 8 बजे, फिर नेक्स्ट आप सो गए घर पे जाकर के, नेक्स्ट डे आपने देखा, ये एक इस तरह से रहता है, बकेट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। आप नेक्स्ट डे आके देखा तो पानी इतना भरा हुआ था, मतलब कितना? 5 सेंटीमीटर। आपने कह दिया 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है, लेकिन मैंने पूछा कब से कब तक हुई थी बताओ? हमको नहीं पता भाई, उसने रिकॉर्ड थोड़ी किया, उसने केवल डेप्थ को बता दिया इतनी बारिश हुई है। तो रेनफॉल को बता रहा, रेनफॉल इंटेंसिटी को नहीं बता रहा, रेनफॉल ड्यूरेशन को नहीं बता रहा, उन्हें बोलते हैं नॉन रिकॉर्डिंग। तो नॉन रिकॉर्डिंग होता है हमारा साइमंस रेन गेज। तो साइमंस रेन गेज होता है नॉन रिकॉर्डिंग। बाकी हमारे हुआ टिपिंग बकेट, बेइंग बकेट, साइफन, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है? साइमंस रेन गेज। बात क्लियर है? तो 307 में क्या आएगा? साइमंस रेन गेज आएगा। 308, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है हमारा? ये तो हो चुका 308 सॉरी 308। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल? तो भाई इंडिया में कौन सा, इंडिया ही पूछ रहा है, स्टैंडर्ड पूछ रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है हमारा? भाई नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता ही कौन सा है हमारा? यही होता है साइमंस। यही हमारा नॉन रिकॉर्डिंग होता है, और यही हमारा कौन सा है इंडिया में? स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। यही हमारा एक ही होता है नॉन रिकॉर्डिंग, और वही कौन सा? स्टैंडर्ड नॉन। 2 क्वेश्चन पूछेगा, स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है, और दूसरा आपसे सिंपली क्या पूछेगा? स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा? तो स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग पूछ रहा है आपसे, तो क्या आएगा इसके अंदर आंसर हमारा? इसमें आएगा ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 309, अब देखो भाई 309 में देखो, इसने कुछ नहीं बोला आपको, स्टैंडर्ड रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया इज। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला उसने कि भाई स्टैंडर्ड रेन गेज रिकॉर्डिंग या नॉन रिकॉर्डिंग, लेकिन आपको दिख रहा है ऑप्शन तीनों ही किसके हैं हमारे? तीनों के तीनों हमारे किसके हैं? ये रिकॉर्डिंग टाइप है तीनों। तो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा होता है हमारा? नेचुरल साइफन होता है। चाहे क्वेश्चन में ये बोलता है स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया, तब भी आंसर यही होता। कुछ नहीं दे रखा, ऑप्शन दे रखे हैं ये, तब भी आंसर ये है। अब आपके माइंड में सर ऐसा हुआ, मान लो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज के साइमंस होता, तो कौन सा लगाता? अरे भाई वो क्वेश्चन ही नहीं होता, वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि इंडिया में स्टैंडर्ड रेन गेज कौन सा होता है, और ऑप्शन नेचुरल साइफन भी है और साइमंस भी है। तो नेचुरल साइफन तो नॉन रिकॉर्डिंग है, वो भी स्टैंडर्ड होता है हमारा, और वो कौन सा होता है? सॉरी रिकॉर्डिंग है ये, और नॉन रिकॉर्डिंग कौन सा होता है हमारा? साइमंस, वो भी हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। 309 मैंने इसलिए इसके अंदर ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 310, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेनफॉल इन रिमोट एरियाज? रिमोट एरियाज मतलब रिमोट हिली एरियाज। तो रिमोट हिली एरियाज कौन से होते हैं? जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हमें पहुंचना बहुत मुश्किल है, हिली इलाके हुए इस तरीके के, यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऐसे इलाकों में हम टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज का यूज करते हैं। क्या आएगा इसमें? टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। तो इसमें आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। 311, ये कहता था स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज हैज ए कलेक्टिंग डायमीटर इक्वल टू। स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग कौन सा होता है हमारा? साइमंस रेन गेज होता है। ठीक, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है हमारा? इसका डायमीटर होता है 127 mm, और इसकी जो हाइट होती है टोटल वो होती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तो ये अपना हो चुका है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है 127 mm है, मतलब कितना होगा? 12.7
सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आएगा। 127 mm आप 5 इंच के बराबर है लगभग। क्वेश्चन नंबर 312 क्या कहता है? यह कहता है हमारा ए रेन गेज शुड प्रेफरेबली बी फिक्स्ड। कहां पर फिक्स होने चाहिए रेन गेज हमारे? ये कह रहा है ए नियर द बिल्डिंग, बी है अंडर द ट्री, सी है इन एन ओपन स्पेस, डी है इन ए क्लोज्ड स्पेस। तो कहां पर होता है भाई ये? इन एन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 313 क्या कहता है? 313 कहता है नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस इन एनी बेसिन डिपेंड्स ऑन द, किस पर डिपेंड करते हैं भाई? एक्सटेंट ऑफ एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफिक कंडीशंस, ऑल ऑफ दीज। किस पर डिपेंड करते हैं भाई? ये डिपेंड करते हैं हमारे सभी चीजों पर डिपेंड करते हैं नंबर कि एक्सटेंट ऑफ एरिया, कितना बड़ा एरिया, जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा अपन रेन गेज लगाएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश ज्यादा होती है कम होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। टोपोग्राफिक कंडीशन, हिली है प्लेन है, उस पर भी डिपेंड करता है। तीनों चीजों पर डिपेंड करता है हमारा ये। इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 314 ये कहता है परसेंटेज ऑफ रेन गेज स्टेशंस विच शुड बी equipped with self recording gauges for knowing the intensity of rainfall should be about। भाई जो हमारे एक तो होते हैं रिकॉर्डिंग, एक तो होते हैं हमारे नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, एक होते हैं हमारी रिकॉर्डिंग टाइप। तो आप चाहे कितने कुछ लगाओ, आप किसी इलाके में आपको कितने लगाने? 10 रेन गेज, 100 रेन गेज लगाने। तो 100 रेन गेज आपको ये नहीं बोला कि भाई रिकॉर्डिंग टाइप है या नॉन रिकॉर्डिंग है, चाहे कोई से लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे कोड ने फिक्स करी है क्या कि इन 100 में से मिनिमम 10% कैसे होना चाहिए? रिकॉर्डिंग टाइप होने चाहिए। ये नहीं आपने 100 के 100 कौन से लगा दिया? साइमंस नहीं, आपको 10 तो कम से कम ऐसे लगाने पड़ेंगे रिकॉर्डिंग टाइप, कोई से भी रिकॉर्डिंग टाइप लगाओ चाहे। तो ये क्राइटेरिया होता है हमारा। तो मिनिमम कितने लगाते हैं हम? 10% लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 315 ये कहता है हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर एन एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन शुड बी। कितने होने चाहिए भाई? हमारे कोड ने दे रखा है प्लेन एरिया में 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर आप एक रेन गेज लगाते हो। 520 पर कितना लगाते हो? एक लगाते हो। तो अगर एरिया 520 से एक लगाओगे, अब ये कह रहा है 5200 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लगाओगे? भैया 520 में मैं एक लगा रहा था, तो 5200 में कितना लगाऊंगा? 10 लगाऊंगा। बात क्लियर है क्या नहीं? इसमें आंसर क्या आएगा मेरा? 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 316 क्वेश्चन नंबर 316 इफ अलाउेबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेट ऑफ बेसिक रेनफॉल इज E एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इज CV, देन ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज इज गिवन बाय। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? n बराबर CV अपॉन E का होल स्क्वायर। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये होता है स्टैंडर्ड एरर। क्वेश्चन नंबर 317 ये क्या कहता है? ये कहता है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मैं आपको इससे भी रिलेटेड एक चीज बताता हूं, एक बार क्वेश्चन भी आया था, मैं अभी इसके अंदर नहीं, मैं एंड में इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। देखो क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि आपको 100% बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करना रेनफॉल का, तो कितने नंबर ऑफ रेन गेज लगाओगे? तो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कितने लगाएंगे अपन वहां पे? भाई वहां पर मेरे को एरर कितनी होगी? 0% चाहिए। 100% एक्यूरेट का मतलब क्या? एरर कितनी? 0%। एरर 0, किसी में भी 0 का भाग दोगे कितना आएगा? अनंत लगाने पड़ेंगे। ये आया था क्वेश्चन PhD 2015 में। तो इसमें ऑप्शन 300, ये अब 317 देख रहे थे अपन, ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो आप इसको ध्यान रखना। 317 में है अपना इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यूज एट 4 रेन गेज स्टेशन इज 30%। CV की वैल्यू दे रखी है भाई 30%, एंड परमिसिबल एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इज, ये कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। Then the additional number of rain gauge stations required in the catchment area, additional number of rain gauge station, कितने रेन गेज और लगाओगे आप? आपको मालूम है n बराबर CV अपॉन E का होल स्क्वायर होता है। CV कितना है? 30, एक कितना है? 10, इसका स्क्वायर कितना हो गया? n
9 आ गया। 30/10 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखो ऑप्शन में भैया 9 है क्या नहीं 9? बिल्कुल है, लेकिन आपका आंसर गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उसने पहले ही बोल दिया द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यूज एट 4 रेन गेज स्टेशन। 4 रेन गेज स्टेशन तो पहले से ही थे, और उसने बोला भी है कि एडिशनल कितने चाहिए, तो टोटल आपको 9 चाहिए। 9 में से 4 तो हैं, अब मुझे अतिरिक्त कितने चाहिए? केवल 5 और लगाने हैं। तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ऑप्शन में 4 भी है, 5 भी है और 9 भी है, जबकि आंसर क्या आएगा मेरा? 5 आएगा। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 318। तो डबल मास कर्व इज यूज टू, डबल मास कर्व का यूज कहां करते हैं अपन? देखो भाई, रेनफॉल मेरी किसी स्टेशन पर मैं देख रहा था, तो ऐसे रेनफॉल इतनी थी, लेकिन क्या हुआ अचानक से वो जो रेनफॉल थी वो यूं दिखाने लग गया अगली साल। अभी तक तो ये चल रहा था ट्रेंड पिछले 20 सालों से, अचानक ऐसे होने लग गया। इसका मतलब क्या है? किसी ने उसके साथ छेड़खानी करी रेनगेज के साथ, या वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो रेनगेज हमारा खराब हो गया है। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर? इस कर्व को एज इट इज एक्सटेंड करते हैं। तो ये देखो, ये डबल मास कर्व, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डबल मास कर्व। तो क्या बताता है? रेन गेज की कॉन्टिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी को बताता है कि रेन गेज इस साल कितनी होनी चाहिए थी। तो ये किसको बताता है? चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड। बात क्लियर है? इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए आएगा। 319 An accurate estimate of average rainfall in a particular catchment areas can be obtained by। तो एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, एवरेज रेनफॉल याद करने के 2-3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक मीन मेथड, एक आइसोहाइटल मेथड होता है, एक थीजन पॉलीगन मेथड होता है। तो हम किसका यूज करते हैं? एक्यूरेट होता है हमारा आइसोहाइटल मेथड से। आइसोहाइटल मेथड में क्या होता है? आइसोहाइट होते हैं ऐसे, ये लाइन होती है इक्वल रेनफॉल डेप्थ की। इस लाइन पर पूरे पर ये कोई एरिया है, इसमें देखो एक ये पॉइंट था जहां पर रेनफॉल मान लो 100 सेंटीमीटर थी, ऐसे दूसरा पॉइंट यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, इन सारे पॉइंट को मिला दिया मैंने तो एक लाइन बन गई। इस लाइन को बोलेंगे आइसोहाइट। आइसोहाइट, तो आइसोहाइट क्या होती है? सेम रेनफॉल डेप्थ को मिलाने वाली रेखा। तो मान लो ये कौन सा आइसोहाइट है? 100 सेंटीमीटर का। ऐसे ये था पॉइंट, यहां पर रेनफॉल थी हमारी 120 सेंटीमीटर, यहां पर 120 मिला दी मैंने, तो ये भी आइसोहाइट है, लेकिन किसका? 120 सेंटीमीटर का। और ऐसे ये हमारा 130 का। तो तीनों आइसोहाइट हो गए। इनके बीच में देखो ये एरिया है, और तो क्या होता है हमारा जो आइसोहाइट है ना, ये हम ये मानते हैं कि ये बराबर एरिया कवर कर रहा है, आधा इधर का और आधा इधर का। ऐसे ये वाला आइसोहाइट आधा आधा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी को निकालने के लिए, एवरेज रेनफॉल को निकालने के लिए, ये रेनफॉल इनटू में एरिया, ये रेनफॉल इनटू में एरिया, ये रेनफॉल इनटू में एरिया अपॉन में टोटल एरिया कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा इससे हमारा आता है भाई एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो इससे एक्यूरेट मेजरमेंट होता है आइसोहाइटल से। तो ऑप्शन बी आएगा हमारा। 320 द एरिया बिटवीन द आइसोहाइट्स 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर इज 100 स्क्वायर किलोमीटर। भाई 45 और 55 सेंटीमीटर के आइसोहाइट हैं दो, उनके बीच का एरिया कितना है? 100 किलोमीटर स्क्वायर। एंड 55 एंड 65 सेंटीमीटर कितना है? 250 किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है भाई इसमें। इन दोनों के बीच का एरिया तो कितना है? 100, इन दोनों के बीच का एरिया है 250 किलोमीटर स्क्वायर। द एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द अबव बेसिन ऑफ 250 स्क्वायर किलोमीटर विल बी। ये कितना हो गया? ये सॉरी 150 है, कंप्लीट कितना हो गया? 250। तो ये पूछ रहे हैं 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल एवरेज रेनफॉल क्या होगी। तो मुझे निकालनी है पी एवरेज। कैसे निकालते हैं भैया? देखो ऐसे निकालते हैं, ये मेरा एरिया था, ये एरिया है। इस एरिया का अगर मैं पूछूं कि एवरेज रेनफॉल कितनी है, ये 45 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 55 की, इन दोनों का एवरेज ये होगा कितना होगा? 45 प्लस 55/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि ये 100 किलोमीटर स्क्वायर को तो कितनी हो रही है बारिश? 50 हो रही है। 100 गुणा में 50 कर दिया। अरे भाई दो प्रकार के एवरेज होते हैं हमारे, एक तो होता है वेटेड एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज। क्या समझोगे? हम बचपन पढ़ते थे कि भाई 5 लड़के हैं, एक का वेट 40 किलोग्राम, दूसरे का 30, तीसरे का 60, एवरेज बताओ। तो हम क्या करते थे? 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 60 बटे
5। तो ये एवरेज आता था अर्थमेटिक एवरेज। लेकिन अगर कह दिया कि भाई 4 लड़कों का समूह है ए, उनका वेट जो है वो है 50 किलोग्राम। दूसरा समूह हमारा बी है, उसमें 3 लड़के हैं, उनका कितना है एवरेज 40। तीसरे में हमारे सी समूह, उसमें है 5 लड़के, उनका वेट है एवरेज 30 किलोग्राम। अब बताओ एवरेज क्या है। तब आप क्या करते थे, 4 गुणा 50 प्लस में 3 गुणा 40 प्लस 5 गुणा 30 बटे 4 प्लस 3 प्लस 5, यही तो करते थे। अब यहां पर हम यही तो कर रहे हैं। ये देखो यहां पर क्या हो गया है हमारा, 2 चीज हो गई, हमें एवरेज निकालना है, एरिया और रेनफॉल। तो हमने क्या किया, 100 गुणा 50 प्लस में इसका 55 और 65 का एवरेज क्या होगा हमारा 60 सेंटीमीटर। और एरिया कितना कवर कर रहा है ये 150 गुणा में 60 अपॉन में टोटल एरिया कितना है भाई 100 प्लस 150 मतलब 250। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है एरिया इंटू रेनफॉल प्लस एरिया इंटू रेनफॉल अपॉन में टोटल एरिया। तो पी एवरेज मेरा आ गया, ये कितना है 5000, 15 छिक्की 90, 9000 बटे 250। 9000 5000 कितना हो गया 14000 बटे 250, 1 0 से 1 0 गया, 15 छिक्के 150, 15 पंजे 5 बार जाएगा ये भाग, इसमें सॉरी 25 का जाएगा ये 5 से हमारा देखो 5 से सारी 5 से स्टार्ट है, 140 25 और 25 15 15 150 150 बटे 25 बराबर 6, 50 और से 56, कितना आया हमारा आंसर 56 सेंटीमीटर। आंसर आएगा हमारा 56 सेंटीमीटर। तो आप क्या आ गया भाई आपका आंसर। तो इसमें आंसर क्या है हमारा 56 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, जो भी आइसोइड दे रखे उसका एवरेज निकालो, उसको एरिया से गुणा करो। दूसरा आइसोइड उसका एवरेज निकाला, एरिया से गुणा किया, टोटल एरिया का भाग दे दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 321। क्या कहता है, द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स ए बी एंड सी आर 7000 mm, 1000 mm, 900 mm एंड 800 mm। ठीक है, तो ये अपना कौन सा दे रखा है, एक्स ए बी और सी पर नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आपको दे रखा है। एक्स पर दे रखा है 700 mm और इस पर है 1000, इस पर है 900 और इस पर है 800 mm चल रहा है। ठीक है, इफ द स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन एट 3 स्टेशन ए बी एंड सी, स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन बता रहा है मतलब उसी साल का बता रहा है, ए बी और सी पर बता रखा है। ए पर है 100, इस पर 90 और इस पर 80। ये कौन सा है हमारा स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन पी है। तो ये कह रहा है एंड 80 mm रेस्पेक्टिवली, देन द स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन फॉर स्टेशन एक्स विल बी। इस पर बताओ कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, इनका क्या होता है हमारा पी एक्स अपॉन में एन एक्स बराबर पी बाय एन वन प्लस पी टू बाय एन टू प्लस पी थ्री बाय एन थ्री। तो आपको पी एक्स स्टेशन पर तो निकालना है ये इस वैल्यू को मैं पी एक्स बोल देता हूँ। तो पी एक्स क्या हो गया मेरा पी वन बाय एन। पी वन कितना है ये देखो, यहाँ पर तो ए बी सी चल रहा है तो पी ए बाय एन ए लिख देता हूँ, पी बी बाय एन बी, पी सी बाय एन सी। तो पी ए कितना है लिख दो 100 बटे 1000 प्लस ये कितना है 90 बटे 900 प्लस 80 बटे 800 अपॉन में ये एन एक्स कितना है 700 है। 700 उधर चला जाएगा, साफ साफ दिख रहा है इसका रेशो कितना आएगा, आप देख सकते हो ना भाई, ये 1000 100 900 90 880 770 आएगा। ऐसा क्वेश्चन इसलिए आएगा आपको पता है कि नहीं क्या होता था, किस तरह से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से निकालते हैं मिसिंग रेनफॉल को अपन। मिसिंग रेनफॉल किस तरह से निकालते हैं, पी एक्स बाय एन एक्स इस तरह से। ये होता हमारा प्रेसिपिटेशन उसी साल में, ये होता हमारा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा 70 mm। क्वेश्चन नंबर 322, if it rain between 2 p.m. and 3 p.m. and the entire basin area just starts contributing water at 3 p.m. to the outlet, then time of concentration will be। देखो भाई ये हमारा आउटलेट पॉइंट है, ये हमारा कैचमेंट एरिया है। ये कह रहा है 2 से 3 बजे तक बारिश हुई थी, 2 PM से 3 PM तक, और यहां पर जो पानी है पूरे कैचमेंट एरिया, देखो भाई
बारिश हुई 2 बजे, तो बारिश की बूंद तो हर जगह गिरी है, पूरे इलाके पे गिरी एक साथ 2 बजे, लेकिन 2 बजे केवल ये जो इसके पास की बूंद थी वही पहुंचेगी आउटलेट तक। हम तो यहां पर खड़े देख रहे हैं भाई यहां पर पानी की डेप्थ कितनी है, तो 2 बजे तो किसके आसपास के एरिया की बैठी, 2:30 बजे देखा तो ये वाली बूंद यहां पहुंच गई 2:30 बजे, तो 2:30 बजे इसको कितने इलाके से पानी मिल रहा है, यहां पर इतने एरिया से पानी पहुंच रहा है। 2:45 बजे इतने से पहुंच रहा है। अब ये कह रहा है कि 3 बजे जाकर के कंप्लीट एरिया का पानी यहां पहुंच रहा है, कितनी बजे, 3 बजे, और 3 बजे तक की बारिश हुई थी हमारी, तो 3 बजे कंप्लीट एरिया का पानी यहां पहुंच रहा है। जब हमारा जो फारदेस्ट पॉइंट है, दूरस्थ बिंदु का पानी यहां पर पहुंचता है, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये वो समय होता है जिस समय में आउटलेट पर कंप्लीट एरिया का पानी पहुंचता है, उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना होगा इस केस में, 2 बजे बारिश हुई थी और 3 बजे पहुंच रहा है पानी पूरे का, तो कितना हुआ ये, 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। इसमें आंसर आया 320 में हमारा डी आएगा, 322 में। क्वेश्चन नंबर 323, आइसोहाइट इज ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग, आइसोहाइट कौन सी लाइन होती है, किसको मिलाती है भाई, इक्वल इवेपोरेशन रेट, इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर, इक्वल हाइट अबव MSL, इक्वल रेनफॉल डेप्थ ऑफ गिवन ड्यूरेशन। क्या आएगा इसमें आंसर, इक्वल डेप्थ ऑफ, मैं आपको बता चुका हूं ये। 324, आइसोप्लिथ इज ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ, आइसोप्लिथ कौन सी होती है, आइसो जो हमारी हाइट होती है वो तो होती है रेनफॉल डेप्थ को, इक्वल रेनफॉल डेप्थ, आइसोप्लिथ होती है इक्वल इवेपोट्रांसपिरेशन। यहां पर इवेपोट्रांसपिरेशन 120 mm था, वहां पर भी 120 था, यहां पर भी 120 था, यहां पर भी 120 था, इन चारों पॉइंट को मिला दिया तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, आइसोप्लिथ बोलेंगे। तो आइसोप्लिथ में आंसर क्या आएगा हमारा, इक्वल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 325, इवेपोरेशन लॉसेज डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है इवेपोरेशन लॉसेज हमारे, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। भाई नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऊपर से हमारे पानी गिर रहा है, बूंदे गिर रही हैं, बूंदे भी हमारी ड्रिजल गिर रही है, क्या गिर रही है, उस पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, बिल्कुल करता है। जितना बड़ा साइज होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, लॉस उतना ही ज्यादा होगा। एरियाज ऑफ द वाटर सरफेस एंड डेप्थ ऑफ वाटर, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, बाहर भी नमी है, ठीक है, और बाहर बिल्कुल सूखा है, गर्मी पड़ रही बहुत ज्यादा, उस पर भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल नमी है तो इतना ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा, बिल्कुल सूखा है, गर्मी पड़ रही ज्यादा बाहर, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो सभी पर डिपेंड करता है। 326, रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम ए वाटर सरफेस इंक्रीजेज, कब बढ़ेगी भाई, कब इवेपोरेशन ज्यादा कब होगा। पहला कह रहा है डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन वाटर एंड एयर इज इंक्रीज्ड, एयर वाटर के बीच में वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कौन सा था, मान लो ये पानी है, हमारे पानी के मॉलिक्यूल है, वेपर प्रेशर कौन सा है, ये जो है हमारा ये प्रेशर लग रहा है, ये इस वाले पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए कौन सा वेपर प्रेशर है हमारा। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, पार्टिकल जल्दी बाहर जाएंगे। और अगर ये एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है प्रेशर, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो वेपर प्रेशर के साथ में इंक्रीज डिफरेंस, इनके डिफरेंस साथ में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उसका इन दोनों का, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो पहला सही है हमारा। दूसरा कह रहा है वेलोसिटी ऑफ विंड इज डिक्रीज, अगर वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज कर दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा क्या। अरे अगर ये हवा जो है यूं चल रही है, ये पार्टिकल सरफेस पर आया और ये हवा धीरे चल रही थी, तो ये पार्टिकल को धीरे से हटाएगी, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक दूसरा पार्टिकल ऊपर नहीं आएगा। और अगर हवा तेज चलती हमारी तो ये जल्दी से हट जाता और ये पार्टिकल जल्दी से ऊपर आता, तो जल्दी जल्दी होता इवेपोरेशन हमारा। तो ये कह रहा है विंड वेलोसिटी कम कर दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा क्या, बिल्कुल गलत बात है, अपोजिट हो गया। तो अगर ये विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो सेकंड हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन वाटर इज डिक्रीज्ड, अगर सॉल्युबल साल्ट की कंसंट्रेशन को आप घटा दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई, अगर इसमें साल्ट ज्यादा है मौजूद, ये देखो मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, पानी के ऊपर का सरफेस है और इस सरफेस पर पानी में साल्ट घुला हुआ है और ये क्या है, साल्ट है मौजूद, तो ये उड़ थोड़ी जाएगा, साल्ट ने एरिया घेर लिया इसका, इस साल्ट की साल्ट थोड़ी उड़ता है ऊपर। आप नमक घोल दो पानी में, उसको उबालते जाओ तो नमक नीचे बैठा हुआ मिलेगा, पानी उड़ जाएगा।
तो साल्ट तो उड़ेगा नहीं, और साल्ट ने जगह घेर ली पानी की। तो अगर ये साल्ट की जगह पानी के मॉलिक्यूल होते तो बताओ ज़्यादा इवेपोरेशन होता कि नहीं होता? ज़्यादा होता। तो ये बात भी हमारी सही है, अगर आप घटा दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है, मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 327 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 327 देखते हैं। अंडर द सेम कंडीशंस विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ वाटर सरफेस विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन? सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी? अगर मान लीजिए मेरे पास पतीला है, उसमें एक तो सरफेस ऐसा फ्लैट, एक कैसा है कॉन्वेक्स अपवर्ड, एक है कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, 1 2 3, कौन से केस में ज्यादा होगी इवेपोरेशन? भाई पहले में तो होगी नहीं ज्यादा, क्योंकि दूसरे और तीसरे का एरिया क्या है? ज्यादा है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दूसरे में होगा या तीसरे में, क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया बराबर है। ठीक है, तो पहला तो आएगा नहीं मेरा फ्लैट वाटर सरफेस, कॉन्वेक्स वाटर सरफेस, कॉनकेव, इंडिपेंडेंट शेप ऑफ वाटर सरफेस। इन दोनों में से कोई सा है तो 2 या 3, तो मेरे दिमाग में कह रहा दोनों बराबर आएगा। तो कोई तो लगा देगा इसका आंसर कॉन्वेक्स, कोई लगा देगा कॉनकेव। जबकि चीज क्या है, देखो इस वाले में ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स में। क्यों होता है ज्यादा? आपको दिख रहा है इसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, तो टोटल फोर्स कैसा लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे। और इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे? ऊपर तरफ टेंशन हो रही है इस तरह से। तो पार्टिकल में फोर्स कैसा लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड में लग रहा है तो पार्टिकल जल्दी से बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। तो आंसर क्या आएगा 327 में? हमारा बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 328। Calculate the evaporation from a pond if the pan evaporation is 4.5 mm, the pan coefficient is 0.7। तो हमारा जो लेक इवेपोरेशन होता है वो क्या होता था? वो होता था पैन कोएफिशिएंट इनटू में पैन इवेपोरेशन। जितना पैन में होता था उससे हमेशा कम होता था। तो पैन इवेपोरेशन दे रखा है उसने, कितना दे रखा है? 45 mm दे रखा है। कितना दे रखा है? 45 mm। और इसने कोएफिशिएंट कितना दे रखा है? 0.7। तो लेक इवेपोरेशन या बोला जाए पॉन्ड इवेपोरेशन कितना हो गया? 45 गुणा में 7 कर दो, 5 7 35 और 7 चौक 28, 31.1। 28 और 3 31 हो गया ना, 31.5 mm हो गया। आंसर आएगा इसमें हमारा सी आएगा। आंसर क्या आ गया? सी। तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा, दोनों चीज दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 329 देखते हैं भाई। 329 का कहता है एन इरिगेशन कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, 80 किलोमीटर लंबी है भाई। इसको मैं मिटाता हूं। एन इरिगेशन कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग। ये है, मैं सरफेस दिखा रहा हूं इसका, 80 किलोमीटर लंबी है। इट हैज एन एवरेज सरफेस विड्थ ऑफ 15 मीटर। विड्थ कितनी इसकी? चौड़ाई ऊपर से देख रहे हैं अपन कैनाल को, 15 मीटर। ठीक है भाई। इफ द इवेपोरेशन मेजर्ड इन ए क्लास ए पैन इज 5 mm पर डे, इससे इवेपोरेशन कितना हो रहा है भाई? 5 mm पर डे। एक दिन में इतना हो रहा है। बात क्लियर है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन ए मंथ ऑफ 30 डेज इज, तो कितना वॉल्यूम इवेपोरेट हो जाएगा? टेक पैन कोएफिशिएंट 0.7। पूरे महीने में पूछ रहा है भैया। 5 mm पर डे, 5 mm तो डेप्थ है इसकी, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इस डेप्थ को, इस सरफेस, इतना एरिया है तो इतने एरिया से ये रिमूव, इतने एरिया से क्या होगा? ये इवेपोरेट होगा। तो मैं पहले निकालता हूं ये इसका रिवर का इवेपोरेशन। लेक इवेपोरेशन बराबर क्या होता है मेरा? पैन कोएफिशिएंट इनटू में पैन इवेपोरेशन। ये कितना? 0.7 दे रखा है और वो था 5 mm पर डे। 5 7 35, 3.5 mm पर डे। एक दिन में इससे कितना रिमूव होगा? इसको रिवर मान लेते हैं ना अपन, तो ये रिवर का इवेपोरेशन मेरा एक दिन में 3.5 mm उड़ जाएगा। ये तो डेप्थ थी, वॉल्यूम पूछ रहा है वो, तो वॉल्यूम भी कितना? 30 दिन का पूछ रहा है। तो एक दिन में 3.5 mm है, इसको मैं इस एरिया से गुणा कर देता हूं, सरफेस एरिया से, तो मेरी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम। तो 3.5 mm इंटू में एरिया, ये 80 किलोमीटर। हमारा आंसर किस में? पहले देखो आप, मीटर क्यूब में। तो सारी चीजों को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 3.5 mm है, इसको मैं मीटर में चेंज करता हूं, 1000 का भाग दे दिया। 80 किलोमीटर है, इसको मैं चेंज करता हूं मीटर में, 80 किलोमीटर है ना ये, तो ये हो गया मेरा 80 इंटू में 1000,
और ये 15 मीटर है इंटू में 15 मीटर, तो मीटर में ही है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा मीटर में हो गया, ये मेरा मीटर में हो गया, ये मीटर में मतलब मीटर क्यूब हो गया ये, तो इतना मीटर क्यूब पर डे हो गया। एक दिन में इतना मीटर क्यूब पानी उड़ेगा। इसको निकाल लो आप, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया 3.5 गुणा में 80 गुणा 15, ठीक है। तो आप इसको 15 इंटू में 15 अट्ठे 120, 120 इंटू में 3.5, 120 इंटू में आप 3.5 करोगे तो 120 इंटू में 3.5, ये आ गया अपना 12 तिया 36, 12 चौक 48, 360 और 60, 420, कितना आ गया ये अपना 420 मीटर क्यूब पर डे। ये तो एक दिन का आया है भाई, और मुझे कब का निकालना है, 30 दिन का निकालना है। तो 30 दिन के लिए आप क्या करोगे, ये तो एक दिन का आया है, 30 दिन के लिए मेरे को 420 गुणा में 30 करूंगा मीटर क्यूब पर डे इंटू में डे, डे से डे कैंसिल, तो 420 गुणा में 30 कर लो, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो मीटर क्यूब। तो कितना आ गया ये इसका आंसर मेरा, ये आ गया मेरा 420 गुणा में 30, ये आ गया मेरा 126,000 मीटर क्यूब। तो 12,600 मीटर क्यूब इतना पानी मेरा एक महीने में इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको ये समझना था कि इसमें डेज की वैल्यू पूछा, डेज में पूछ रहा है। तो 80 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है, और 15 मीटर इसकी विड्थ थी अपनी, 80 किलोमीटर लंबी थी, और इसमें टोटल कितना था 5 mm पर डे, एक दिन में कितना 5 mm उड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, 5 को इससे 0.7 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को, क्यों करूंगा मैं, तब जाके मेरे ये तो हमारे किसका था, ये तो पेन का था, तो आपको रिवर का निकालने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 0.7 से गुणा करना पड़ेगा, 3.5 mm पर डे आएगा। 3.5 को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्लीट को मीटर में, क्यों, क्योंकि मेरा आंसर मीटर क्यूब में है। तो 3.5 mm, एक मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 mm होते हैं, तो मैंने इसको 1000 का भाग दे दिया, ये मीटर में हो गया कन्वर्ट। 80 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 80 इंटू में 1000 किया मैंने, तो ये भी मीटर में हो गया कन्वर्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, ये 15 तो मीटर में पहले से था ही हमारा, इन तीनों को मैंने गुणा कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई मेरी, 15 अट्ठे 120, 15 गुणा में 80 गुणा में 3.5 किया, तो ये कितना आया, एक गड़बड़ हो गई है, 15 अट्ठे 120 और एक जीरो और आएगी, तो 3.5 4200 आएगा ये, सॉरी कितना आएगा 4200 मीटर क्यूब पर डे। 4200 को अपन गुणा करेंगे 30 से मीटर क्यूब, तो अपना आंसर आ जाएगा इसके अंदर 1,26,000 मीटर क्यूब। तो बस ये सिंपल सा किया हमने, तो आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे। 329 में अपना आएगा ऑप्शन बी। 330 देखते हैं अपन, 330 देखते हैं अब। द डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ISI स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पैन आर रेस्पेक्टिवली, कितने होते हैं डायमीटर और उसकी डेप्थ ISI की, उसका डायमीटर तो होता है हमारा 1220 mm और डेप्थ होती है 255 mm। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें हमारा, ऑप्शन आएगा सी 331, क्वेश्चन नंबर 331। द मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू द वाटर सरफेस फॉर रिड्यूसिंग इवेपोरेशन इज, कौन सा था, सिटाइल अल्कोहल। सिटाइल अल्कोहल अपन इसका यूज, दो होते हैं हमारे, स्टेराइल और सिटाइल। एक इसको तो बोलते हैं हम ऑक्टाडेकेनॉल, एक होता है हमारा हेक्टाडेकेनॉल, ठीक है ना। तो सी आएगा इसमें ऑप्शन हमारा सिटाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 332, ये कहता है द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द पोर्स इज नोन है, पत्तियों से पानी के बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और वैसे नॉर्मल सरफेस से पानी जो उड़ रहा है उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो हमारा कंबाइंड होता है कि पौधा जो है, हमने खेत, ये खेत था, खेत में पौधा लगा हुआ है, इसमें हमने पानी दिया, पानी देंगे तो सॉइल भी भीगेगी, तो सॉइल से तो होगा इवेपोरेशन, पत्ते से क्या होगा हमारा, ट्रांसपिरेशन। इसको क्या बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म में, इवेपो ट्रांसपिरेशन या फिर कंजम्पटिव यूज। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रांसपिरेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 333,
द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम 333 इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय ए क्रॉप मींस वाटर कंज्यूम्ड बाय। तो इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है हमारा कि पौधे का तो ट्रांसपिरेशन और आसपास की सॉइल का इवेपोरेशन। तो देखो आप, ये कह रहा है इवेपोरेशन ओनली, इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन होता है क्या? नहीं। ट्रांसपिरेशन ओनली? नहीं। ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, तो सभी सी पर जाकर अटक जाएंगे और आंसर क्या लगा देंगे? सी की, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। जबकि आप डी ऑप्शन देखो, ये ईएस में आया था 2017 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ सराउंडिंग सॉइल। ट्रांसपिरेशन तो पौधे का और इवेपोरेशन लेकिन किसका? सराउंडिंग सॉइल का इवेपोरेशन। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा इसके अंदर? हमारा ऑप्शन डी आएगा। तो 333 में क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। 334 देखिए, 334 क्या कहता है? Which of the following instrument is used for measuring the amount of humidity in the atmosphere? कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम ह्यूमिडिटी निकालने के लिए? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर का। तो कुछ क्वेश्चन हमारे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। 335 इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग, इवेपोरेशन का कैसे मेजर करते हैं? हमारे पास कुछ नहीं, पतीला होता है एक तरह से, पेन, ये होता है पेन। ये हमारे दो होते हैं, एक तो होता है हमारा कौन सा, एक तो हमारा होता है सिंपल क्लास ए इवेपोरेशन पेन, ठीक है, और एक इंडिया ने इसका क्लास ए इवेपोरेशन पेन का डायामीटर और डेप्थ डायामीटर 1210 होता है और डेप्थ होती है 255 mm, और वो जीआई शीट का बना होता है। इंडिया वालों ने थोड़ा सा उसके अंदर चेंज कर दिया, कॉपर का बना दिया, डायामीटर 1220 कर दिया, डेप्थ वही रखी, उसको अपना नाम दे दिया ISI स्टैंडर्ड पेन मेथड। तो ये दोनों हमारे इवेपोरेशन पेन होते हैं, सिंपल पेन होते हैं। तो इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन ओपन पेन, खुले हुए पेन के द्वारा। तो हम इसका निकालते हैं इवेपोरेशन, और लेकिन हमें निकालना है किसका? लेक, झील का, किसी और सरफेस का। तो इसका जो इवेपोरेशन निकलता है उसको बोलते हैं अपन पेन इवेपोरेशन। तभी तो हम क्या करते हैं, हम आपको किसका निकालना है? लेक का निकालना है। तो क्या करते हैं अपन? पेन वाले को कोएफिशिएंट ऑफ पेन इवेपोरेशन गुणा करते हैं, तब जाके हमारा किसका आता है? लेक का। और लेक का इवेपोरेशन पेन से हमेशा कम होगा। क्यों? आप ये मत सर इसका तो कम होगा और उसका ज्यादा होगा। अरे भाई, लेक का अगर मैं एरिया इतना ही लूं, सरफेस एरिया, तो लेक और इन दोनों का सरफेस एरिया बराबर लिया जाए तो लेक का इवेपोरेशन क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पर काफी सारे साल्ट और भी चीजें मौजूद होंगी, इसलिए उसका इवेपोरेशन कम होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा? ए आ चुका है। 336 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 336। लेसीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, लेसीमीटर का यूज कहां करते हैं अपन? इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, इवेपोट्रांसपिरेशन। लेसीमीटर का यूज करते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को ज्ञात करने में। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 337 फाइटोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, फाइटोमीटर का करते हैं ट्रांसपिरेशन के लिए। कंफ्यूजिंग है कि नहीं? लेसीमीटर इवेपोट्रांसपिरेशन, फाइटोमीटर ट्रांसपिरेशन। 338 एक करंट मीटर इज यूज टू मेजर, करंट मीटर का यूज क्यों करते हैं? वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर की फ्लो वेलोसिटी को ज्ञात करने के लिए अपन करंट मीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 339 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट टेक्निक, इनमें से कौन सा डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट टेक्निक नहीं है? स्लोप एरिया मेथड जो होता है वो हमारा डायरेक्ट, दो मेथड होते हैं, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमारे बाकी सारे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है हमारा? स्लोप एरिया मेथड। और डायरेक्ट मेथड होते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक मेथड, ठीक है, डाइल्यूशन मेथड, रेडिएशन मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड, वो सारे होते हैं डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट होता है स्लोप एरिया मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये जैसे हमारी कैनाल है तो इसमें डेप्थ फिलहाल इतनी है पानी की, लेकिन आपने देखा होगा पानी जहां तक लेवल उसका जाता है वहां पर निशान बन जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल, घास सी दिख जाएगी या कुछ निशान बन जाएंगे। तो पुराने मार्क्स के आधार पर अपन ज्ञात करते हैं कि पुराने कौन से निशान है पानी के, उस निशान के आधार पर अपन ज्ञात करते हैं इसके अंदर डिस्चार्ज कौन से मेथड में? स्लोप एरिया मेथड में। तो 339 में आएगा हमारा स्लोप एरिया मेथड। 340 देखते हैं। Which of the following methods is used to estimate flood discharge based on high water marks left over in the past? कौन सी मेथड यूज करते हैं हम? स्लोप एरिया मेथड। ऑप्शन ए आएगा, ठीक, 340 में ऑप्शन ए आएगा। तो भाई आज के लिए इतना काफी है, बाकी के जो जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं अपने उनको करेंगे अपन
नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7, उसमें अपन इसको कंप्लीट भी कर देंगे। थैंक यू सो मच।